बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा जो लास्ट चैप्टर था S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें जो सिलेबस में हमारा मेंशन है वो है जनरल प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसमें उसने फिर वो ग्रुप हमारे एक्सप्लेन किए हैं। ग्रुप नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक ना। वो सारे ग्रुप्स उसने मेंशन किए हैं, उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब ये क्लियरली वहाँ मेंशन तो नहीं है कि ये जो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से नहीं मिलती, तो उनका पेकुलर बिहेवियर की वजह क्या है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच नहीं होती। ये उसमें अब क्लियरली मेंशन नहीं है, सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मेंशन किया हुआ। तो बहरहाल आप इसमें एक नज़र ज़रूर देख लें। इसके साथ साथ मैं आपको हेडिंग्स बताता जाऊंगा। आप हेडिंग्स जो हैं उनको पॉइंट को जहन में रख लें। तो अगर पेपर में इस हवाले से कोई क्वेश्चन आता है, कोई शॉर्ट या लॉन्ग में, तो फिर आप इजीली उसको जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकें अगर आ जाए तो अगर नहीं आता तो फिर ज़्यादा चांस यही है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हमारी अभी आगे ग्रुप वाइज स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो जो है ना वो सेपरेट यानी टॉपिक्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हर ग्रुप के ना अलग अलग। तो पेकुलर बिहेवियर जो है वो ज़रा डिफरेंट एक चीज़ है, लेकिन चूंकि क्लियरली मेंशन नहीं है और अगर ये सोचा जाए कि ये उसके अंदर ही है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी ये पॉइंट आ सकता है कि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन कुछ इससे मैच हो रहे हैं, कुछ नहीं मैच हो रहे हैं। एक ग्रुप के एलिमेंट्स अगले ग्रुप के किसी मेंबर से उसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, तो वो एक्सप्लेन करें, तो ये पॉइंट्स भी इस जनरल हेडिंग के नीचे आ सकता है। तो इस वजह से हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें लिथियम जो है उसका पेकुलर बिहेवियर है अपने ग्रुप से डिफरेंट है, और प्लस उसका डायगोनल रिलेशनशिप भी है कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरे ग्रुप में जो मैग्नीशियम मौजूद है उससे मिलती जुलती हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये बात करते हैं कि लिथियम पेकुलर बिहेवियर शो करता क्या है, उसकी क्या वजूहत है ना। तो उसमें आपकी ये 3-4 पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 ये कि लिथियम एटम और लिथियम आयन जो साइज है वो बहुत छोटा है, उससे नीचे वाले मेंबर्स के साइजेस बड़े हैं। इसमें जो उनका मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी ज्यादा है, और इसका साइज सबसे छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। यही पॉइंट उसने पहला ये बता दिया कि स्मॉलेस्ट साइज है, दूसरा बता दे कि इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो हाई है। और अच्छा, आपने एफएससी में एक पॉइंट यही वाली बात पेकुलर बिहेवियर लिथियम पे डिस्कस किया था, तो वहां पे उसने रीजन दी थी स्मॉल साइज एंड पोलराइजेबिलिटी। ये साइज भी इसका स्मॉल है और पोलराइजेबिलिटी भी स्मॉल है। और यहाँ पे वो वर्ड लिख रहा है पोलराइजिंग पावर। तो ये थोड़ा सा ना दोनों में फर्क है। वो अब वो वाला पॉइंट जो पोलराइजेबिलिटी वाला, वो भी आप यहाँ पे सी के साथ डी पॉइंट बना के वो भी मेंशन कर सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी इसकी स्मॉल है। ठीक हो गई। अब मैं इसमें फर्क आपको बता देता हूँ कि पोलराइजिंग पावर का मतलब ये है कि दूसरे को पोलराइज करना। यानी वो जो आयन है वो इतना छोटा है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बाहर वालों के साथ मजबूत है। तो जब उनके करीब कोई आयन आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींचना शुरू कर देते हैं। तो वो आने वाला जो एटम है उसकी फिर दो साइडें बन जाती हैं, एक पॉजिटिव बन जाती है और एक नेगेटिव साइड बन जाती है, यानी उसको पोलराइज कर देता है वो। ठीक है, एक पॉजिटिव पोल बना देता है, एक नेगेटिव पोल बना देता है। तो साइज छोटा होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर, दूसरे को पोलराइज करने की पावर इसकी ग्रेटर होगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्शन करीब वाले आयन के ऊपर ज्यादा होगी। लेकिन जो पोलराइजेबिलिटी है, इसकी अपने आप को पोलराइज करने की जो सलाहियत है या पोलराइज होने की जो सलाहियत है वो इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज छोटा होना तो फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी हो नहीं सकती। साइज लार्ज होना तो फिर हम कहते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची चली गई, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया, तो दो पोल्स बन गए। ठीक हो गया। लेकिन जब साइज छोटा हो जाएगा तो वेरी स्मॉल साइज में फिर इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ होना और न्यूक्लियस का एक तरफ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो साइज छोटा हो तो वो कम हो जाती है। ओके हो गई। तो ये थोड़ा सा फर्क है, पोलराइजिंग पावर दूसरे को पोलराइज करने की सलाहियत और पोलराइजेबिलिटी अपने आप को पोलराइज करने की सलाहियत है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया, साइज समाल है, पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है लेकिन पोलराइजेबिलिटी इसकी समाल है। और चौथा, इस समाल साइज की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे हाई है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी अपने ग्रुप में सबसे हाई है। इस वजह से ये मेटालिक करेक्टर से थोड़ा हटना शुरू हो जाता है और नॉन मेटालिक करेक्टर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट तो इसकी रीजन हो गए कि ये पेकुलर बिहेवियर शो करता क्यों है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएंगे इसके पॉइंट्स, वो जहां जहां ये पोलराइजिंग, ये अपना जो पेकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, डिफरेंट रिएक्शन शो कर रहा है, वो कहाँ है। तो इसमें अब ये आपके पास को 15 के करीब पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट की आप हेडिंग बना लें। हेडिंग्स को ये अपने जेहन में आपने रख लेना है और उसी को आपने एक एक दो दो लाइनों में एक्सप्लेन करते जाना है। समझ के रख लेंगे ना, तो वो आपका अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो वो इजिली आप टैकल कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसमें आप हेडिंग बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की। और ये कोवलेंट लिखा हुआ दूसरी लाइन के एंड पे कोवलेंट बॉन्ड है। और सॉल्युबिलिटी की बना सकते हैं कि चूंकि लिथियम जो है वो पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा है और साइज छोटा हो गया, मेटेलिक करेक्टर उसमें जरा फिर वो कमजोर पड़ जाता है, तो फिर वो दूसरों को पोलराइज करके उनके साथ अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि लिथियम के साल्ट्स हैं वो ज्यादातर कोवलेंट इन नेचर है और कोवलेंट होने की वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स उन्हीं में ये डिजॉल्व होते हैं। दूसरा जो है उसमें आप हेडिंग बना सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, कि लिथियम जो है वो विवायद अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन या सिलिकॉन के साथ मिलके आयनिक लिथियम नाइट्राइड या लिथियम सिलिसाइड बना लेती है, यानी डायरेक्ट रिएक्शन विद, इसकी हेडिंग आप बल्कि ये दे लें, रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, ये हेडिंग बेहतर है। तो उस हेडिंग के नीचे आप बता दें कि ये वाहिद लिथियम मेटल है जो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करती है, करके उनके कंपाउंड जो है वो बना लेती है। ठीक है, बाकी ये काम नहीं करती। तीसरा पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं हार्डर एंड लाइटर, कि एक तो ये मास की कम है तो लाइटर है, बाकी मेटल जो है उससे मास ज्यादा होने की वजह से हैवी है। और दूसरा पॉइंट ये हार्डर भी है, हार्डनेस इसकी ज्यादा है। हार्डनेस में आप कह सकते हैं कि साइज जो छोटा हो गया लिथियम का, तो उसमें फिर अगर वो मेटल भी है, जाहिर बात है, तो वो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से वो हार्डनेस उसकी ज्यादा हो जाती है। चौथा पॉइंट जो इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। जब इसकी जाहिर बात मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं स्लो रिएक्शन, कि चूंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है तो इतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इसलिए ये जब रिएक्शन करने की बारी आती है तो हवा में ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन बहुत स्लो है, पानी के साथ रिएक्शन भी इसका बहुत स्लो है, या ब्रोमीन वगैरह के साथ भी रिएक्शन करे तो बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है। छठा पॉइंट की हेडिंग आप बना सकते हैं लीस्ट रिएक्टिविटी। ये पांचवें और छठा दोनों वैसे एक भी इकट्ठे भी किए जा सकते हैं, कि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है अल्कली मेटल वजह की में से हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, इसी वजह से इसके रिएक्शन जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ वो स्लो है। सातवां पॉइंट की हेडिंग आप बना सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ये जो लिथियम है ये कम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत भी रखती है, जैसे अमोनिया या वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो इसके साथ आके कम्प्लेक्स बना लेते हैं। कम्प्लेक्स कैसे बना लेते हैं इसको हम शो कर सकते हैं, इसको ना ड्रा करके कि कैसे कम्प्लेक्सेशन होती है। तो इसमें जैसे आप एग्जांपल लें जी, लिथियम था आपके पास, तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि वो अ, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास वो 3 है। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन अगर हम इसकी ड्रा करते हैं तो 1s में इसके आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और फिर 2s में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास जो आगे 2p है, ठीक है, उसमें भी आपको पता 2px है, 2py है और 2pz है। ठीक है, अब ये जो हैं इसके 2px y z जो हैं ये सारे खाली हैं इस वक्त ना, तो उसमें कोई नहीं है। जब ये मैंने बात की लिथियम एटम की ना, लिथियम एटम, लेकिन जब ये लिथियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लिथियम आयन बना देगा, तो इसके ऊपर लिथियम का जब ये प्लस चार्ज के साथ आयन बनेगा, लिथियम आयन, तो उसमें ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी गायब हो जाएगा। 2s वाला भी उसने लूज कर दिया। अब इसके पास 4
वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल थे जो खाली हैं, 2s 2p x y और z वाले। तो 4 मुख्तलिफ एटम्स स्पीशीज आके लोन पेयर उनके पास हों तो इन खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे NH3 ले लें, अमोनिया की उसने मिसाल दी, हम भी वही ले लें, अमोनिया है, वाटर है, ठीक हो गया। अच्छा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर आपको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होता है, 5 होते हैं ना, 3 उसने शेयर किए हैं तो एक लोन पेयर है, ठीक हो गया। अब वो जो 5 हैं उसमें ये 4 आपके अमोनिया जो आएंगे और वो चारों आके इस एक यहाँ पे इसी तरह दूसरी अमोनिया, अगर हम इसको चलो ड्रा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेस दे देते हैं ताकि, ठीक है जी। अब इसमें आप देखेंगे तो ये आपके पास है अमोनिया का एक मालिक्यूल जो 2s में बना लेगा। इसी तरह दूसरा मालिक्यूल आएगा जो 2p x में कर लेगा, तीसरा आएगा जो 2p y में कर लेगा, ठीक है, चौथा आएगा जो 2p z में कर लेगा। तो इसको हम जब लिखेंगे तो फिर हम ऐसे लिखते हैं कि ये जी लिथियम है, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिथियम है, और उसके पास NH3 है, और NH3 के 4 हैं और ब्रैकेट क्लोज है, और फिर उसके ऊपर प्लस आयन का निशान भी मौजूद। तो ये कम्प्लेक्स आपका बन जाता है इस फॉर्म, ठीक है जी, ये उसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह यानी इसमें ये वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल होने की वजह से ये वाला जो लिथियम है ये कम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेट कोवलेंट, क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर कम है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ये सलाहियत रख रहा है। बाकियों में भी वैलेंस शेल में ऑर्बिटल तो होंगे खाली, लेकिन वो चूंकि मेटेलिक in नेचर होते हैं और उनमें ये पावर कोवलेंट बॉन्ड ये बनाने की वो जरा कम होती है, इस वजह से वो ये कम्प्लेक्सेशन की तरफ नहीं जाते। 8वां पॉइंट है जी, इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड की, कि लिथियम जब हवा में ऑक्सीजन सिलेक्शन करता है तो लिथियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जिसमें आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। लेकिन जो दूसरे हैं मेटल्स हैं वो या तो पर ऑक्साइड बनाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन -1 होती है, ये 2 पे -2 है तो 1 पे -1 हो जाएगी, या सुपर ऑक्साइड बनाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन -1/2 होती है, 2 पे -1 है तो एक के हिस्से में -1/2 आ जाएगा। तो बाकी मेटल जो है वो पर ऑक्साइड या सुपर बनाती है, लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। 9 वाले पॉइंट में आप लिख सकते रिएक्शन हेडिंग दे सकते हैं रिएक्शन विद एस्टिलीन। तो लिथियम चूंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, और एस्टिलीन आपको पता है कि वीक एसिड होता है, एस्टिलीन का स्ट्रक्चर आपको अगर जेन में हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड था, और आपने FSC में भी ये बात डिस्कस की हुई है। एक मिनट जी, मैं इसको ड्रा करता हूँ, कार्बन, ये कार्बन, ठीक हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये इसके दिमाग ट्रिपल, ये एसिटिलीन का मालिक्यूल है जी, ठीक हो। अच्छा, अब एसिटिलीन के मालिक्यूल में आप देखें तो आपने पढ़ा है कि ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से s करेक्टर जो है उसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ प्रोटॉन है वो Sd की नेचर हो जाता है। Sd की नेचर क्यों हो गया कि जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में चलेगी और हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव में, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में चला जाता है, जिसकी वजह से ये आपके पास, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके हाइड्रोजन के ऊपर, और जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, एस कैरेक्टर की वजह से। तो ये H+ आयन ले सकता है, लेकिन दे लूज कर सकता है, लेकिन ये वीक एसिड है, इतनी ज्यादा सलाहियत इसकी नहीं है, बहुत कम। अब इसको यहाँ से H+ लेने के लिए फिर हमें जो इसके साथ बेस चाहिए रिएक्शन के लिए वो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ताकि इस वीक एसिड से H+ आयन ले सके। तो लिथियम जो मेटल है वो इतनी ज्यादा रेक्टिव मेटल चूंकि नहीं है, ठीक हो गई, तो इस वजह से वो एस्टिलीन भी आगे वीक एसिड है, तो उस वजह से लिथियम का रिएक्शन उसके साथ नहीं हो पाता। लेकिन जो
आपकी अल्कली मेटल्स बाकी हैं, सोडियम वगैरह, वो चूंकि रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो इस वीक एसिड एस्टिलीन से हाइड्रोजन निकाल के एस्टिलाइड बना लेती हैं। इसका रिएक्शन वगैरह भी आप लिख सकते हैं। लिथियम का जो है एस्टिलीन के साथ जो रिएक्शन है, ये आपका आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस ग्रुप की डिस्कस करेंगे ना, उसमें भी आ जाएगा। और अगर आप मेंशन करना चाहें तो आपकी वो उसमें बुक में भी है, आपकी एफएससी की बुक में भी है। तो मैं वैसे फिर भी इसको यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ ताकि वो बुक आपके पास अवेलेबल ना हो तब भी आप, एस्टिलीन आ जाएगा प्लस आप लिख देंगे सोडियम। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद आपके पास ये सोडियम एस्टेलाइड आ जाएगा। ये जो कार्बन्स हैं उनसे हाइड्रोजन जो है वो ले ली जाएंगी, वो सारी खुद वो माइनस चार्ज में चली जाएगी, ये कार्बन भी माइनस में चली जाएगी, ये कार्बन भी माइनस में चली जाएगी। और इनके साथ सोडियम जो है वो प्लस चार्ज के साथ हमारे पास आ जाती है, दोनों तरफ ना। ठीक है। सोडियम प्लस जो है दोनों तरफ अटैच हो जाएगी, और इसके साथ जो है प्लस आपके पास ये जो हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हुई थी वो H2 गैस की फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, ये ओवरऑल इसका सोडियम का रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 10 पॉइंट पे कि लिथियम को जब अमोनिया से हीट करते हैं तो इमाइड बनता है Li2NH। इसको इमाइड बोलते हैं कि दो जो नाइट्रोजन उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और उसकी दो हाइड्रोजन अमोनिया की रिप्लेस हो गई हैं, तो इसे इमाइड बोलते हैं। ठीक हो गए। तो दो लिथियम जो है वो दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके, क्योंकि कोवलेंट इन नेचर है तो ऐसे समझे जैसे हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, तो इसने आके दो हाइड्रोजन को हटा के खुद अटैच होके तो एक वो कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। लेकिन जब आप दूसरी अल्कली मेटल जो हैं उनके साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो चूंकि एक स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं तो वो एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस करती हैं, जो कि वो एक आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है, M+ होता है और NH2 साथ माइनस होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बना पड़ा है और ये M दूसरी मेटल जो है वो आयनिक बनाती हैं, तो उनका बनाए कंपाउंड को अमाइड्स कहते हैं और इनको हम इमाइड का नाम देते हैं। 11वां पॉइंट है लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल हुज साल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो 11वां पॉइंट की आप हेडिंग बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, कि लिथियम जो है इसके साल्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस से हल होते हैं, और जो बाकी मेटल्स हैं उनके साल्ट्स हाइड्रेशन से हल होते हैं। ये दोनों प्रोसेस में फर्क आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर जो 9 था ना सॉल्यूशंस वाला, उसमें ये वाला पॉइंट डिस्कस किया हुआ था। मैं इसको एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि जो लिथियम है क्लोराइड है, जैसे हाइड्रेशन का हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि जो ये पानी के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो जो पानी है वो टूट जाएगा, H+ आयन अलग हो जाएंगे और OH- आयन उसमें से अलग हो जाएंगे, यानी ये बॉन्ड की ब्रेकेज यहाँ से हो रही है। H+ आयन अलग हो जाना है, OH- आयन अलग हो, जो OH- आयन अलग हुए वो लिथियम के साथ मिल गए, लिथियम के साथ मिलके उन्होंने बना दिया लिथियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। और जो आपके थे H+ आयन, वो जो है जो अलग हुआ है वो क्लोरीन के साथ जाके मिलके HCl बना दिया। तो पानी चूंकि टूट गया है उसकी लाइसिस होगी, ब्रेकेज होगी ना, तो हाइड्रोलाइसिस पानी का टूट जाना H+ आयन और OH- आयन्स में, इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे NaCl है उसको आप पानी में हल करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो वो हम ऐसे लिखते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, पानी में ऐड करेंगे तो पानी में ऐड होने के बाद आपके पास आप लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं Na+, ठीक है जी, और साथ ऐसे लिख देते हैं एक्वस। ठीक है। इसी तरह Cl- लिखेंगे तो उसके साथ भी लिख देंगे एक्वस। एक्वस का मतलब कि वो डिजॉल्व हुए पड़े हैं पानी के अंदर ना। अब इसकी हालत क्या होती है वो आपने पढ़ा है कि सर हमारे पास जो सोडियम आयन अगर ऐसे ये हो, प्लस का चार्ज वाला सोडियम आयन पानी में मौजूद है, तो इसके गिर्द जो वाटर है उसकी पार्शियल पॉजिटिव, और वाटर का स्ट्रक्चर ये हमारे पास इस तरह है, ये ऑक्सीजन उसके पास है और दो उसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन, और हमें पता है हाइड्रोजन उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ है और जो आपके पास ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ है।
तो पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड बनी हुई है और ऑक्सीजन की पार्शियल नेगेटिव साइड बनी हुई। तो ये जो वाटर के मालिक्यूल हैं इस तरह आके इस पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ यही मौजूद होते हैं। ठीक है जी। मैं इसको ड्रा करके दिखा देता हूँ, चलो। प्लस माइनस करें तो ये अप भी इसी तरह मौजूद है, डाउन भी मौजूद है। ये चार्जेस अब मैं हटा रहा हूँ जी। तो इसी तरह ठीक है, तो जितने वाटर के मालिक्यूल उसको सराउंड कर सकते हैं करके अपने अंदर हल कर, पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन सराउंड कर लेती है, और जो क्लोराइड आयन होते हैं नेगेटिव वाले उनको ये हाइड्रोजन जो है वो चारों तरफ से सराउंड कर लेती है। इस तरह वो हल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें पानी के मालिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होते। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि लिथियम के जो साल्ट्स हैं वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू हल होते हैं, और जो बाकी है आपके अल्कली मेटल जो बाकी हैं उनके साल्ट जो है वो थ्रू हाइड्रेशन के डिजोल्व होते हैं। इसका अगर आप जनरल एक रूल बात करें ना, तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं कि वो साल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बने होते हैं, वो सारे के सारे पानी में जब हल होते हैं तो थ्रू हाइड्रोलिसिस हल होते हैं, और उनका सोल्यूशन भी न्यूट्रल होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ठीक है जी, या वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से बने हुए होते हैं, तो उनको जब पानी में हल करते हैं तो वो फिर न्यूट्रल नहीं होते ना, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस, तो वो मुकम्मल न्यूट्रलिटी हासिल नहीं हुई होती उनकी। इस वजह से वो साल जब पानी में जाते हैं तो वो फिर हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं और एक एसिड और एक बेस बना देते हैं। और जो उनमें स्ट्रॉन्ग होती है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बना है तो फिर वो ओवरऑल सोल्यूशन उसका जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस उसके साथ बनी है तो फिर ओवरऑल सोल्यूशन उस साल्ट का बेसिक इन नेचर हो जाता है। उसके बाद एक 12 पॉइंट है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं जी, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, कि जो लिथियम ऑक्साइड है उसको पानी में हल डालें तो डिजोल्व हो जाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक हो गया। लेकिन अदर हाइड्रोक्साइड जो है वो भी हल हो जाते हैं, लेकिन लिथियम ऑक्साइड वो कहता है पार्टली बड़े इजीली आराम से हल होता है, मतलब इतना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं है, तेज रिएक्शन। लेकिन दूसरे जो है वो मोर एनर्जेटिकली उनका रिएक्शन जरा तेज होता है। और 13 पॉइंट पे नंबर पे है, उसकी हेडिंग आप बना सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड एज वीक बेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड एक लेस सॉल्युबल इन वाटर है, इस वजह से वो वीक बेस है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम है वो चूंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो वो पानी में उनकी सॉल्युबिलिटीज भी ज्यादा होती है। चौथे नंबर पे लिथियम क्लोराइड जो साल्ट है, यानी क्लोराइड का आप बोल सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड जो है वो एक डी लिक्विसेंट सॉलिड है, और वो अल्कोहल में भी हल हो जाता है, क्योंकि कोवलेंट इन नेचर है ना, कोवलेंट कंपाउंड को बॉन्ड बनाने की सलाहियत लिथियम रखता है। तो हमने बात की को नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हल हो जाते हैं। तो लिथियम क्लोराइड वो कह रहा है कि आपका अल्कोहल में भी डिजोल्व हो जाता है। पिरिडीन वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें भी हल हो जाता है। इट फॉर्म्स हाइड्रेट, कि लिथियम क्लोराइड जो है वो पानी के साथ जब मिलता है तो हाइड्रेट बना लेता है। हाइड्रेट का मतलब ये होता है कि वाटर के माल जब आप किसी साल्ट की क्रिस्टल बनाए ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ अटैच हो जाता है क्रिस्टल बनने के दौरान, उसको हम हाइड्रेट का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। ये लिथियम क्लोराइड का फार्मूला तो LiCl ही है ना, ये डॉट टू वाटर आना, ये टू बड़ा आना है इसके साथ ना, यानी इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए कि लिथियम क्लोराइड जैसे ये लिखा पड़ा है। तो इसी को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं डॉट वाटर लगाऊं तो ऐसे होना चाहिए, डॉट टू बड़ा होना चाहिए, फिर H होना चाहिए, फिर इसके बाद टू, और फिर इसके साथ O होना, इस तरह डॉट टू वाटर, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो वहां पे ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये टू बड़ा होना चाहिए, फिर ये फार्मूला ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसकी वाटर जुड़ने की वजह क्या होती है कि इनकी होती है चार डेंसिटी ज्यादा,
साइज छोटे होते हैं, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल साथ अटैच हो रहे होते हैं। और जब क्रिस्टल बनती है तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान वो साथ ही वहीं पे ही अटैच ही क्रिस्टल के अंदर भी आ जाते हैं, जिसको हम फिर नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो लिथियम क्लोराइड जो है यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। बाकी सारे जो है अल्कली मेटल्स के वो ऐसा शो नहीं करते। 15 पॉइंट में आप लिख सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट। ये भी एफएससी में आप डिस्कस कर रहे हैं कि लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है लेकिन सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट नहीं ब्रेक डाउन होते। कि लिथियम कार्बोनेट जब टूटता है तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। वजह क्या है कि लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है बहुत कम। तो इतने बड़े एनायन को देखो ना, एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन हैं, उनके साथ एक लिथियम मौजूद हो। ये फार्मूला वैसे से गलत लिखा है, Li2CO3 होना चाहिए ना। लिथियम कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है और लिथियम की +1 होती है ना, तो यहाँ आपने नीचे 2 लगा लेना है, ये फार्मूले को करेक्ट कर लेना है। ये Li2CO3 है। ठीक हो गई। तो लिथियम कार्बोनेट जो था, इसमें आप स्ट्रक्चर में अगर आप देखें ना, चलो इसमें स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा कि ये कार्बोनेट था। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपके पास ये अब आ जाता है, ये भी ऑक्सीजन माइनस में है, ये ऑक्सीजन भी माइनस में है, और 2 लिथियम आयन आए हुए हैं। ठीक है जी, Li+ ना 2 लिथियम है जो इसको सराउंड किए पड़े, एक इस ऑक्सीजन के साथ है और एक जो है वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ है। अब इशू ये है कि लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम है। तो एक लिथियम का एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम है, तो एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वो बैलेंस नहीं कर सकती। फिर वो क्या करती है, वो टूट के लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, Li2O में। उसका उसे फायदा क्या होता है कि भाई लिथियम ऑक्साइड का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम है ना। मतलब ये देखें, एक लिथियम ये है, ये दूसरी लिथियम है, और दोनों लिथियम के दरमियान में सिर्फ एक ऑक्सीजन आपके पास है। ठीक हो, तो लिथियम ऑक्साइड आपके पास बन गया। अब इसमें आप देखें ना कि एक ऑक्सीजन की चार डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए 2 लिथियम आए हैं, तो कुछ बैलेंसिंग वाला काम हो गया और ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल शक्ल है इसकी निस्बत से। इस वजह से ये जैसे इसको हीट मिलती है, टूट के फौरन एक स्टेबल फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही बात आप सोडियम या पोटेशियम के हवाले से करें कि उनके जो कार्बोनेट होते हैं, तो उनकी बात आप करें तो आपको नजर आएगा कि जनाब सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ज्यादा। ठीक है जी। और ज्यादा होने की वजह से एक सोडियम एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए काफी है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आसानी से बैलेंस कर लेती है उसकी चार डेंसिटी को। इसलिए ये वाला कंपाउंड बॉन्ड जो है वो स्टेबल बना हुआ है, ये वाली स्टेबल शक्ल है। इस वजह से इसको हीट जितना मर्जी करें ये डिकम्पोज नहीं होती और ऑक्साइड में कन्वर्ट भी नहीं होते। तो यहाँ पे हम यही पॉइंट लिखते हैं कि चूंकि लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी साइज छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की वजह से ये बड़े एनायन को नहीं संभाल सकता, छोटे एनायन के साथ, नेगेटिव आयन के साथ ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसलिए ये आसानी से टूट जाता है। बाकी जो मेटल हैं सोडियम या पोटेशियम वाले वो ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक होगा जी। यहाँ तक तो बात होगी इसकी हमारे पैकुलर बिहेवियर की, किन किन कौन कौन सी एग्जांपल है जहाँ पे ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं अच्छा, इसमें एक करेक्शन और भी कर लीजिए कि ये लास्ट जुमला है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि जो आपके लार्ज साइज ऑफ अल्कली मेटल आयंस हैं वो M2O जो है वो लेड से तो उनकी कम स्टेबल होती है, इस वजह से वो M2CO3 की निस्बत से, इस वजह से वो M2CO3 डिकम्पोज नहीं होते। तो यहाँ असल होना चाहिए था हैंस दे डू नॉट डिकम्पोज, इन्होंने डिकम्पोज लिख दिया। ये जुमला थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें तो इसकी सेंस जो है वो क्लियर हो जाएगी, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप कि लिथियम का अपने ग्रुप से तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, लेकिन इसकी जो अगला ग्रुप है सेकंड वाला, उसमें दूसरे नंबर पे है मैग्नीशियम। पहला मेंबर बेरिलियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के साथ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच हो रही है, यानी कई प्रोडक्शन ऐसे हैं आप देखें जो लिथियम जिस तरह बिहेव कर रहा है मैग्नीशियम भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, या इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल इसलिए बोल रहे हैं, डायगोनल कहते हैं तिरछी लाइन को। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखें ना, तो लिथियम आयन जहां पड़ा हुआ है, यानी आप देखें ना लिथियम आयन अगर यहाँ पे इस ग्रुप में यहाँ पड़ा है तो इसके सामने बेरिलियम है, उसको छोड़ के इसके नीचे जो मैग्नीशियम पड़ा हुआ है,
लिथियम के सामने जो वो बेरिलियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है, और इसकी जो प्रॉपर्टी जो मैच हो रही है वो किससे मैच हो रही है? मैग्नीशियम से। तो एक टेढ़ी तिरछी लाइन आ रही है, इसलिए इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इनके एक जैसे प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं? उसमें पहला पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई का, कि दोनों के जो रेडियाई हैं वो मिलते जुलते हैं। इसमें आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। उसमें आप लिख सकते एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज हैं, पास पास हैं, और ये इनके आयनिक रेडियाई की वैल्यूज है वो भी करीब करीब है, 0.6 और 0.5 राउंड अबाउट ही है। ठीक हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उसकी आप हेडिंग बना सकते हैं एटॉमिक वॉल्यूम की, कि एटॉमिक वॉल्यूम जो हम लें तो वो भी दोनों का कंपेरेबल ही है। एक का 12.97 क्यूबिक सेंटीमीटर है, दूसरे का 13.97 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की कंपेयर करें तो वो भी राउंड अबाउट है, कि 1 है, कि 1.2 है। चौथे नंबर पे पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करें तो लिथियम भी स्मॉल साइज की वजह से हाई पोलराइजिंग पावर रखता था, और मैग्नीशियम भी आपको पता है उसका जो साइज है वो सोडियम से आगे छोटा होता है ना। आपको पता है ग्रुप में साइज पीरियड में साइज छोटा होता है, तो लिथियम से नीचे सोडियम बड़ा था, लेकिन सोडियम से मैग्नीशियम छोटा है। तो सोडियम से छोटा होने की वजह से ये लिथियम के साइज के कंपेरेबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये इसकी जो है वो पोलराइजिंग पावर जो है वो भी लिथियम की तरह हाई हो जाती है। ठीक है जी, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट इसमें आप बना लें एंथैल्पीज की। अच्छा, इसने इससे एक और पॉइंट भी यहाँ लिखा है कि हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ये दोनों आयन जो हैं वो हाइड्रेट बनाने की भी सलाहियत रखते हैं। ये अलग पॉइंट नहीं उसने बनाया, आप चाहें तो इसको नंबर अलग दे रहे हैं, यहाँ लिख दें हाइड्रेट फॉर्मेशन। पांचवा पॉइंट इसे बना लें, ठीक हो गई। फिर नीचे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर लार्ज क्लाउड ऑफ आयंस लाइक दिस यानी कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स वगैरह जो है वो उनकी स्टेबल नहीं होते, वो टूट जाते हैं, और छोटे यानी ये लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कंपाउंड टूट के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों के नाइट्रेट भी टूट के ऑक्साइड चले जाते हैं, कार्बोनेट भी टूट के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसका छठा पॉइंट ये आप बना लें, और इसको जो पांचवा इसने दिया उसको आप सातवां पॉइंट रख लें। ठीक हो गए। अच्छा, उसमें आप क्या इस पॉइंट को अभी इसको मैं नाम पांचवा नंबर ही दे बोल रहा हूँ। अच्छा, इसकी आप हेडिंग बना रहे हैं एंथैल्पीज की, ये दोनों की जो एंथैल्पीज हैं वो कंपेरेबल। एंथैल्पी से मुराद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इनको मैं डिसॉल्व करें तो पानी में तो जो इनकी हीट इवॉल्व होती है उसको आप हीट ऑफ हाइड्रेशन का नाम दे लें। छठा पॉइंट आपका आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का। दोनों की चूंकि साइजेज छोटे हैं तो हाई स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। ठीक है, इसका जैसे लिथियम का 1336 है और मैग्नीशियम का 1100 है। उसके बाद है सातवां पॉइंट, इसकी आप हेडिंग बना लें हार्डनेस की। दोनों साइजेस समान होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से हार्डनेस इनकी ज्यादा होती है। आठवां पॉइंट की आप हेडिंग बना रहे हैं रिएक्शन विद वाटर की, तो दोनों वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं लेकिन स्लो रिएक्शन है। रिएक्टिविटी चूंकि कम है, लिथियम की भी कम थी, मैग्नीशियम की भी कम है, तो ये स्टीम के साथ इनका रिएक्शन बहरहाल ज्यादा जल्दी हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, ये नहीं। और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन इनका बहुत स्लो या बिल्कुल नहीं होता। नौवें पॉइंट की हेडिंग आप बना सकते हैं नाइट्राइड्स की, कि लिथियम की तरह मैग्नीशियम भी डायरेक्ट नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्राइड बना लेता है। 10वें पॉइंट की आप हेडिंग बना सकते हैं क्लोराइड्स की, कि दोनों डायरेक्ट क्लोरीन से मिलकर क्लोराइड्स बना लेते हैं, और बड़ी आसानी से इनकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। लेकिन हीटिंग करना, चूंकि रिएक्टिविटी कम है इस वजह से हीटिंग आपको हीट करेंगे तो फिर दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, उसी के बाद एक और उसी के नीचे आप मेंशन करेंगे दोनों के जो क्लोराइड बनते हैं वो डीलिक्विसेंट भी हैं। अच्छा, ये पीछे भी डीलिक्विसेंट की टर्म आई थी लेकिन वहां पे भी वो लिथियम वाले में ना, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना वो मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, एक आपने सुना हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जो पानी को जज़ब कर लेते हैं। एक टर्म होती है हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, एक टर्म होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक टर्म होती है डीलिक्विसेंट सॉलिड। ये तीन मुख्तलिफ टर्म्स है ना। अगर मैं इसको यहाँ मेंशन करूं, आपके पास एक टर्म आ गई, एक टर्म तो ये होगी आपके पास। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये है जनरल टर्म। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट जो वाटर को जज़ब करने की साहियत रखते हैं, ये जनरल टर्म है। इसकी आगे फिर दो शाखें बन जाती हैं, इसी की दो कह लें टर्म्स है ना इसके नीचे। एक को हम नाम देते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स का, और एक को हम नाम देते हैं
और एक को हम नाम देते हैं डी लिक्विसेंट सॉलिड्स का। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें ना, फर्क इसमें क्या है। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स वो है कि जब ये वाटर को जज़ब करते हैं ना, उसके बाद ये रिमेन्स ड्राई, ये ड्राई ही रहते हैं। जैसे सिलिका जेल होती है, आपने देखी होगी मेडिसिन टैबलेट वगैरह लें तो उसके अंदर छोटी सी बोरी होती है, उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो सिलिका होती है। यानी वाटर जज़ब करने के लिए उसको रखा होता है कि मॉइस्चर वगैरह अगर आए तो टैबलेट खराब ना हो। अच्छा अब वो मॉइस्चर को जज़ब भी कर लेती है, लेकिन चूंकि वो एक पॉलीमर है, वाटर के अंदर हल नहीं होता, इसलिए वो ड्राई रहता है। वाटर को जज़ब कर लेता है खुद, वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन जो डीलिक्विसेंट सॉलिड्स हैं ये क्या होते हैं, बिकम soluble इन वाटर। ठीक है, ये पानी के अंदर जज़ब हल होना शुरू हो जाते हैं, यानी वाटर को जज़ब करते हैं, ये इनकी सलाहियत है, अट्रैक्शन है, मॉइस्चर को अपने साथ अटैच कर लिया। लेकिन जब मॉइस्चर के वाटर के मालिक्यूल काफी सारे हो जाते हैं तो ये खुद इसके मालिक्यूल फिर उसके अंदर हल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो आपके सॉलिड्स हैं वो चिपचिपे से हो जाते हैं, गीले गीले से हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको हम डी ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को डीलिक्विसेंट सॉलिड बोलते हैं। और जो ऐसे ना हो, ड्राई ही रहे, मॉइस्चर को जज़ब कर लें, उनको फिर हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म डीलिक्विसेंट सॉलिड वाली होगी जी। उसके बाद ये क्या है, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर और अल्कोहल, वाटर में भी हल हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हमने बात की थी। और अल्कोहल नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से अल्कोहल में भी हल हो जाते हैं। फिर ये हाइड्रेट्स भी बना लेते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड डॉट टू वाटर, यहाँ इसने फार्मूला ठीक लिखा है, पीछे इसने थोड़ा गलत लिखा था जो आपको मैंने करेक्शन करवाई। और MgCl2 के साथ डॉट सिक्स वाटर, ये भी उसके, यानी जो चौथे नंबर पे अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन हॉट वाटर, ये पानी में ये हाइड्रोलिसिस के तहत हल हो रहे होते हैं। तो ये तीन चार खूबियां जो दोनों में कॉमन है इनके क्लोराइड्स के हवाले से। अच्छा उसके बाद 11 पॉइंट है, इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं जी, कार्बाइड्स की, के डायरेक्ट कार्बन से रिएक्शन करके ये लिथियम कार्बाइड है या मैग्नीशियम कार्बाइड बना लेते हैं। अच्छा ये इसने ना सिंपल रेशो लिखी है यहाँ पे ना, मतलब असल फार्मूला आप देखें ना तो ये बनता है, लिथियम कार्बाइड में देखें तो Li4C है ना फार्मूला आपका, कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, और लिथियम के साथ ये जो Li2C2 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, असल में फार्मूला होना चाहिए Li4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, लिथियम की तो आपको पता है वो होती जो है वो एक है। तो Li4C लिथियम कार्बाइड का फार्मूला ये होना चाहिए। ये Li2C2 गलत लिखा हुआ, ये तो सोडियम एस्टेलाइट जो बनता है Na2C2, ये उसका फार्मूला बनता है Na2C2 ना, एस्टेलाइट जो, तो वो तो हमने पढ़ा, लिथियम तो बनाता ही नहीं है। तो लिथियम कार्बाइड का फार्मूला ये वाला ठीक है, Li4C, ये आपने करेक्ट कर लेना है। और मैग्नीशियम का फार्मूला जो है वो भी इसी तरह, मैग्नीशियम कार्बाइड था, मैग्नीशियम की वैलेंसी थी 2, कार्बन की वैलेंसी थी 4, तो असल में 4 वैलेंसी इधर आ गई और कार्बन के नीचे मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी चलेगी, तो Mg4C2 था। लेकिन जब हम इसकी रेशो लेते हैं तो Mg के साथ 2 आ जाता है और कार्बन के साथ 1 आ जाता है ना, तो उसका फार्मूला बन जाता है Mg2C। अच्छा अब ये भी उसने MgC2 लिखा पड़ा है, और मैग्नीशियम कार्बाइड का फार्मूला ना, जैसे वो। अच्छा हाँ एक और बात है, कैल्शियम कार्बाइड आपको याद होगा, फार्मूला हम बनाते थे, कैल्शियम ऑक्साइड जब यू रिएक्शन करता है कार्बन के साथ तो कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है। तो ये वाला जो मैग्नीशियम का कार्बाइड है ये बिल्कुल वही फॉर्म बनती है, एक लिथियम कार्बाइड इस ये वाला स्ट्रक्चर भी है, और एक मैग्नीशियम कार्बाइड। अब दोनों में फर्क क्या है ये भी आप जरा देख लें। जो मैग्नीशियम कार्बाइड ये वाला फार्मूला है ये तो होगा ना वैलेंसी के हिसाब से ना, और रेशो आप लें तो ये रेशो बनती है 2 और 1 की, यहाँ 2 और यहाँ 1 हो। जो इन्होंने फार्मूला लिखा हुआ ना, जैसे लिखा लिखा हुआ लिथियम Li2C2 का, तो ये असल में फॉर्मेशन बनती है आपकी लिथियम के साथ ना कार्बन वाला, इस तरह के 3 बाण हो कार्बन के दरमियान ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, और इधर एक लिथियम सिर्फ है, एक हाँ लिथियम तो 2 हो जाएंगे ना, Li2C2 है ना, तो लिथियम 2 हो जाएंगी कार्बन के साथ ना, बाण वो कोवलेंट ही बना रही है।
ठीक है, ये आप ध्यान में आपने रखना, बाण इसके साथ कोवलेंट ही बना है, इसके इसके बाण भी बनाएंगे तो वो भी लिथियम के साथ कोवलेंट बाण बना लेते। तो ये लिथियम कार्बाइड Li2C2 जो उसने लिखा है वो ये वाला फार्मूला है। अच्छा, इससे अब एक पॉइंट और भी आपके जहन में आ सकता है कि सर सोडियम एस्टलाइड हमने जो बनाया था उस वक्त हमने कहा था कि लिथियम तो एसिटिलीन से रिएक्शन नहीं करता, और लिथियम जो है एस्टलाइड भी नहीं बनता, तो यहाँ पे लिथियम का जो कार्बाइड है इस तरह कैसे बन सकता है? तो असल में बात हो रही थी कि डायरेक्ट एस्टिलीन के साथ रिएक्शन करके ना, एस्टिलीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके मेटल का कार्बाइड बनाने की सलाहियत वो सिर्फ सोडियम की थी, जो मैंने आपको अभी रिएक्शन पीछे दिखाया था। ठीक हो गया, लेकिन जो और रास्ते से, यानी जैसे यहाँ पे हम लिथियम को कार्बन से रिएक्शन करवाया, एस्टिलीन से नहीं करवाया, उसके साथ उसको हीट किया है तो हमें ये लिथियम कार्बाइड मिल गया। तो ये यानी और वे में और तरीके से हम लिथियम कार्बाइड बना सकते हैं, लेकिन वो एसिलीन से रिएक्शन करवा के लिथियम का डायरेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि एसिलीन भी लेस रिएक्टिव थी और वीक एसिड था, और लिथियम भी लेस रिएक्टिव मेटल थी, तो वो रिएक्शन नहीं हो सकता था। डायरेक्ट कार्बन से करवा के ये हम बना सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की बात आएगी। मैग्नीशियम का कार्बाइड जो उन्होंने लिखा हुआ है, एक तो ये कार्बन है डायरेक्ट रिएक्शन वाले, ये सिर्फ एक एक कार्बन के साथ है, वो भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जो यहाँ लिखी हुई है, दो लिथियम इस तरह कार्बाइड के साथ। और मैग्नीशियम की बात आएगी तो ये Mg इस तरह हो जाएगा कि आपके पास ये Mg आ जाएगा। ठीक है जी, और Mg का बॉन्ड आपका यहाँ पे दोनों मैग्नीशियम कार्बाइड बन जाएगा। जैसे आपको याद हो कैल्शियम कार्बाइड इसी तरह बनाया था, फिर उसमें हम जब वाटर ऐड करते हैं तो एसिटिलीन गैस पैदा होती थी, ये आपने एफएससी में सेकंड ईयर में भी डिस्कस किया था, वो कैल्शियम कार्बाइड था, ये मैग्नीशियम कार्बाइड है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही आता है इसी तरह। तो कह रहे हैं इस तरह का, यानी मैग्नीशियम का कार्बाइड और लिथियम के कार्बाइड हम डायरेक्ट कार्बन से रिएक्शन करके भी हासिल कर सकते हैं। तो 11 पॉइंट आपका कार्बाइड का हो गया। 12 पॉइंट आपने लिखना है नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, और मैग्नीशियम भी नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाती है, लेकिन बाकी जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड की तरफ चली जाती थी। 13 वाले पॉइंट की हेडिंग आप बना सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड और दोनों भी हीट करें तो डिकम्पोज हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज नहीं होते। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे चले जाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या उससे नीचे वाले जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज नहीं होते। 14 पॉइंट है साल्ट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं कि लिथियम के जो साल्ट्स हैं वो मैग्नीशियम के साल्ट्स की तरह उनकी सॉल्युबिलिटी है कि जैसे फ्लोराइड कार्बोनेट फास्फेट वगैरह हैं, दोनों मेटल्स के, वो पानी में हल नहीं होते, लेकिन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड या परकोलेट्स वगैरह इनके जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। इसी तरह 17 पॉइंट है, सॉरी 15 पॉइंट, उसमें आप हेडिंग बना सकते हैं अलम फॉर्मेशन की ना। अलम, ये फॉर्म अलम्स, ये मैग्नीशियम सल्फेट लिथियम सल्फेट के कंपाउंड्स मौजूद हैं, साल्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये अलम नहीं बनाते। अलम क्या होते हैं? ये डबल साल्ट्स होते हैं। आपको याद होगा पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24 वाटर, मैंने इसका वाटर का अगर आप फार्मूला लिखे ना, पोटाश अलम की मैं बात करूं तो वो था पोटेशियम सल्फेट ले लें जैसे, ठीक है, डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, .24 वाटर। ठीक, इस तरह के जो साल्ट्स आपने नजर से गुजरे होंगे इनको हम डबल साल्ट्स भी बोलते हैं, कि दो दो साल्ट्स इकट्ठे होते हैं। और ये दो साल्ट जब इकट्ठे क्रिस्टलाइज होते हैं तो इतने, यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी अपने साथ लेते आते हैं, तो इस तरह के मिक्सचर को, इस तरह के साल्ट्स के, दो साल्ट्स के मिक्सचर को हम अलम का नाम देते हैं, जनरल नाम है। तो ये पोटेशियम है तो इसका नाम पोटा अलम, एल्यूमिनियम से निकला हुआ अलम। और पोटेशियम जो है तो पोटाश अलम। आयरन होता है तो उसको हम फेरिक अलम। ठीक है जी, इसी तरह कापर का, क्रोम, जिसका भी हो उसी के नाम से उसको अलम एंड पे लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट निकल सल्फेट ये काम नहीं करते, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट वगैरह वो अलम इस तरह डबल साल्ट्स बना लेते हैं, लेकिन लिथियम या मैग्नीशियम वगैरह नहीं बनाते।
उसके बाद 16 पॉइंट है, इसकी हेडिंग आप बना लें, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड वो कहते हैं ना कि जिसमें ऑर्गे मेटल तो ये खुद है, लिथियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं, और इनके साथ आके जुड़ जाए कोई ऑर्गेनिक पार्ट तो उसको ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो कह रहे हैं ये कोवलेंट नेचर, जैसे अल्काइल ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। अल्काइल ऑफ मैग्नीशियम तो गिगनार रीजन की फॉर्म में हमें पता है कि गिगनार रीजन में मैग्नीशियम के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और अल्काइल लिथियम जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड भी बोलते हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट लिथियम से ही जुड़ा होता है। जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप होता है ना, CH3 और साथ Li मिथाइल लिथियम उसको बोलते हैं। तो इस तरह इन्हीं अल्काइल्स ऑफ लिथियम हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह में ईथर में, ये असल में ईथर था, आर सॉल्युबल इन ईथर, ये आइदर लिखा गया, ये आई नहीं आएगा इसमें, तो ईथर बन जाएगा। तो ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ये हल हो जाते हैं। इसी के अलावा ये गिगना रीजन और इन दोनों के रिएक्शंस भी मिलते जुलते सेम पैटर्न पे ही चल रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में जी 17 पॉइंट है हाइड्रेशन का, कि लिथियम और मैग्नीशियम आयन जो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड, का मतलब ये है कि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो भी काफी हाई होती है। और जब ये भी डिजॉल्व होते हैं अगर, तो हीट वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व ये कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो पॉइंट्स हो गए जी मुख्तलिफ जो इनके कॉमन थे। अब अगला उसने रीजन, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि डायगोनल रिलेशनशिप की वजह क्या है ना, रीजन बता दें। ठीक है, तो उसमें आपने मेन जो पॉइंट्स हैं, बाकी भी आप पढ़ लें, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। मेन वही पॉइंट आपने मैं कि जी दो दो एलिमेंट्स एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम होगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ठीक है, उनके साइजेस सेम होंगे, उनकी चार डेंसिटीज भी सेम आ रही होंगी, जिसकी वजह से उनका फिर दूसरे आयंस के साथ इंटरेक्शन, जो बॉन्ड्स बनाने हैं उनकी नेचर भी सेम, दूसरों के साथ इंटरेक्शन, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटीज भी सेम। तो असल में मेन यही पॉइंट है कि दोनों के साइजेस कंपेरेबल, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटीज कंपेरेबल, और दोनों की जो है वो जो बिहेवियर आगे कंपाउंड्स हो जाते हैं वो इस वजह से इनके सेम हो जाते हैं। भाई यही इसकी मेन रीजन बन जाती है।